आइए हम लोग अब एक अनदर टॉपिक, जैसे हम लोगों ने टाइटल में देख लिया, क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, स्कॉलर, ठीक है, विद्वान जन या फिर पॉलिटिशियंस इस नीति निर्देशक तत्वों की कड़ी आलोचना करते हैं। उसके पीछे उनके अपने जो है वैलिड रीजन भी कह सकते हैं, अपने ग्राउंड होते हैं जिस बिहाफ पे वो इसकी आलोचना करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म्स के बारे में जो है हम आज इसमें चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला है कि नो लीगल फोर्स। ऑलरेडी इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके सैंक्शन कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसे इन्फोर्स कराने के लिए आप फंडामेंटल राइट की तरह, कि जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई व्यक्ति या फिर स्टेट ट्राई टू वायलेट माय फंडामेंटल राइट, try to take away my fundamental right from me, and in that case you can directly approach the Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 226. But same will not apply in the case of directive principle of state policy. You cannot go to court in the violation of these principles. तो नो लीगल फोर्स, कोई कानूनी जो है फोर्स नहीं है जो इसे इंप्लीमेंट कराएगा ही। ठीक है, कोई कानूनी वैधता नहीं है। मोरल ग्राउंड पे सरकार अगर चाहे तो इन नीतियों को रख भी सकती है और इसे छोड़ भी सकती है। तो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। तो एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट या स्कॉलर कहें या फिर पॉलिटिशियंस कहें, केटी साह, ठीक है, इन्होंने इसकी आलोचना करते हुए यह कहा है कि चेक बुक या चेक बुक कह सकते हैं, चेक बुक ऑन अ बैंक, चेक ऑन अ बैंक, ठीक है, चेक ऑन अ बैंक या चेक बुक ऑन अ बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेस ऑफ द बैंक परमिट। कहने का मतलब है कि एक प्रकार का यह चेक है, जो चेक बुक होता है ना, आपको जब आप अपने खाता खुलाते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, तो उसमें एक चेक बुक के लिए आप अप्लाई करते हैं जिसमें कि मनी ट्रांसफर विड्रॉ में आसानी होता है। एक बार चेक बुक बन जाता है तो आप 50,000 का कितना भी निकाल सकते हैं, मतलब 50,000 से अधिक, विदाउट एनी गिविंग पैन कार्ड। तो चेक बुक जो है एक प्रकार का है बैंक के पास, लेकिन वो चेक बुक से तभी पेबल है, तभी देय है, तभी आप उससे पैसा निकाल सकते हैं जब बैंक के पास रिसोर्सेस रहेगा। कहने का मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उन नीतियों में रखा गया है कि जब स्टेट के पास, यहाँ जो है बैंक को आप स्टेट मान सकते हैं, राज्य मान सकते हैं, सरकार मान सकते हैं, कि नीति निर्देशक तत्वों और उन सिद्धांतों को तभी पालन किया जाता है या इन पर पॉलिसियाज तभी बनते हैं जब सरकार के पास एडिक्वेट और एप्रोप्रिएट रिसोर्सेस हो, तब जब इसके पास फंडिंग करने की समुचित व्यवस्था हो तब। ठीक है, और इसीलिए तो इसे नॉन जस्टिसिएबल रखा गया है कि सरकार के पास जब पैसा आएगा तो ऐसा कोई पॉलिसी बना सकती है। ठीक है, और अगर पैसा नहीं हो तो भाई कैसे बनेगा, क्योंकि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को सिर्फ फ्रेम करना ही एनफ नहीं है, सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके इसके लिए एडिक्वेट फंडिंग की व्यवस्था कर लेना भी जरूरी होता है। तो वही है, केटी साह के द्वारा इसका क्रिटिसिज्म किया कि नो लीगल इन्फोर्समेंट, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। ठीक है, एक प्रकार का ब्लैंक चेक है या एक प्रकार का चेक बुक है, जब आपके अकाउंट में रहेगा तभी आप निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ बैंक में भी पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में तो बहुत करोड़ों रुपया रहे, बैंक जिस आप ब्रांच में गए वहाँ करोड़ रुपया आई ही नहीं, तो आप कैसे विड्रॉ करोगे। तो ये चीज़ है। आगे है इलॉजिकली अरेंज्ड। ठीक है, बहुत सारे जो हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस या पॉलिटिशियंस इसको इस प्रकार से क्रिटिसाइज करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं कि यह जो है इलॉजिकली अरेंज्ड है, यह सही प्रकार से या कहते हैं सुनियोजित नहीं है, अरेंज्ड इसको नहीं किया गया। जैसे मिक्स्ड अप रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इशूज, जो रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट है, जो समदर्शी कुछ ऐसे इशूज हैं, उसको जो है यह मिक्स कर दिया है द मोस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चन। जो आर्थिक और सामाजिक के ऊपर उठ रहे प्रश्न होते हैं या फिर जो आर्थिक और सामाजिक जो नीतियां सरकार को बनानी चाहिए, उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे अनइम्पॉर्टेंट जो कि उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ इसको मिक्स कर दिया गया है।
तो मतलब पॉलिसी का भरमार कर दिया गया एक प्रकार से, आपको डायरेक्शन या नीतियों का इसमें भरमार है। ठीक है, तो इसलिए यह एक प्रकार का मिक्स बैगेज है, इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट पॉलिसीज। आगे है नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी। इसका जो दर्शन है वो अपने आप में कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे है मॉडर्न है, ओल्ड प्रोविजन भी है, कुछ कंजर्वेटिव नेचर है, कुछ मॉडर्न प्रोविजंस दिए गए हैं। तो एक प्रकार से यह खिचड़ी की तरह इलॉजिकली अरेंज्ड है। तीसरा इसका क्रिटिसिज्म है कंजर्वेटिव इन नेचर। एक बहुत बड़े कह सकते हैं इतिहासकार या फिर पॉलिटिशियंस या जो कहो इन्हें, स्कॉलर, जिस भी उपाधि से इन्हें नवाजो, और बहुत जगह इनका कोटेशन और स्टेटमेंट पढ़ने को मिल जाता है राजनीति शास्त्र में। ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स ये क्रिटिसाइज करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर कि इट इज बेस्ड ऑन द 19th सेंचुरी प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी। देखिए, संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो जो भी कह सकते हैं पॉलिसी को 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो फ्रेम किए जा रहे थे वो कुछ पास्ट से भी ले रहे थे, जैसे काउंसिल एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, रेगुलेटिंग एक्ट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो 1935 है, चार्टर्ड एक्ट है, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन और रिफॉर्म्स का इवोल्यूशन ब्रिटेन के द्वारा किया गया उससे भी कुछ पॉलिसीज को लिए गए। संविधान जितने भी अवेलेबल थे, 60 से भी अधिक देशों का संविधान था, उसे पढ़ा गया, उसके जो है अच्छे अच्छे प्रोविजंस को बोरो किया गया, इसलिए हमारे संविधान को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये 19th सेंचुरीज के प्रिंसिपल पर आधारित है, जो कि और जिसकी उपयोगिता मात्र 20वीं शताब्दी तक ही समाप्त हो जाती है। इस 21st सेंचुरी में, इस 21वीं सदी में, इस 5G और 6G टेक्नोलॉजी और कह सकते हैं टेक की राह में, इस इंटरनेट की राह में जो पॉलिसीज इसमें इंश्राइंड हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो बहुत पुराने हो चुके हैं, वो बहुत कंजर्वेटिव इन नेचर है, आउटमोडेड, और वो 21st सेंचुरी में 21वीं सदी में उसकी अब उपयोगिता जो है बहुत नगण्य है या नहीं के बराबर है। तो सर आइवर जेनिंग्स इसकी आलोचना इस प्रकार से करते हैं कि यह बहुत ही रूढ़वादी है, कंजर्वेटिव रूढ़वादी। ठीक है, तो अब जरूरत है इसमें नए नए पॉलिसीज को इंक्लूड करने की, ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी जो है एक इफेक्टिव पॉलिसी बन सके। क्लियर हो गया? आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा पैदा करना, विवाद पैदा करना, ठीक है, संघर्ष पैदा करना। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, वो किस प्रकार से, जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में भी ये कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी पैदा कर देता है। फॉर एग्जांपल, सेंटर अगर स्टेट को कोई एडवाइस देती है कि आप इन चीज़ों पे आप नीति और पॉलिसी को फ्रेम करते वक्त आप जो है इन मूल्यों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाएं। अब क्योंकि ये वह मूल्य जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लिया गया है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को भी मालूम है कि सेंटर ने जो एडवाइस दिया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से उठा कर दिया है, और ये नॉन इन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। तो राज्य सरकार की अगर इच्छा होगी तो मानेगी, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मानेगी, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसे कोई इन्फोर्स भी नहीं करा सकता, कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किए जा सकते। तो ये एक प्रकार से इट गिव्स सेंटर एडवाइस और डायरेक्शन टू द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल। स्टेट कैन डिसमिस इट, स्टेट जो है डिसमिस कर सकती है कि हम नहीं मानेंगे। तो एक प्रकार की यह कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करती है। ठीक उसी प्रकार पीएम और प्रेसिडेंट के मध्य में भी यह कॉन्फ्लिक्ट इशू हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो भी होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन या कैबिनेट जो है अप्रूव करके नियम कानून बनाती है। अब मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसा बिल उनके एसेंट के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट के एसेंट हस्ताक्षर के बाद ही जो है कोई भी बिल एक्ट बनता है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में प्रेसिडेंट भी कभी कभी देखते हैं, प्रेसिडेंट की भी अपनी एक कह सकते हैं कि छोटी मोटी जो है उनके भी एडवाइजरी बॉडी होते हैं जो कि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। तो वो देखते हैं कि क्या इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जो नीति निर्देशक तत्व के जो वैल्यूज हैं, जो आइडियल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उसे इसमें इंक्लूड किया गया है या नहीं। अगर प्रेसिडेंट की इच्छा हुई तो वह बिल को वापस भी भेज देते हैं कि इसमें भाई कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अपने ओपिनियन के साथ।
तो वह भी वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कि भाई आपने फंडामेंटल राइट का तो ठीक है कि आपने सभी मूल्यों को पालन किया, जो मौलिक अधिकार थे उसके सभी जो पॉलिसीज थे, सभी अनुच्छेद थे, उसका आपने जो है प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन क्या आपने इसे कुछ अनदर इम्प्रूवमेंट के लिए जितने भी नीति निर्देशक तत्व थे, जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, उसे इंक्लूड किया है या नहीं? तो ये चीजें साथ साथ फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के मध्य में भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके साथ साथ बहुत जगह देखोगे कि पहले तो SC/ST को रिजर्वेशन था, फिर OBC को आया, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले को भी 10% आरक्षण मिले, कोटा सिस्टम। एक तरफ तो मौलिक अधिकार कहता है समानता का अधिकार है, दूसरी तरफ आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। ठीक इसी तरह जो है, जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है, पंचायत और म्यूनिसिपालिटी, उसमें कुछ सीट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन मतलब रिजर्व कर दिया जाता है, ताकि वुमेन्स का सही प्रकार से रिप्रेजेंटेशन हो सके, उसका एम्पावरमेंट हो सके, उसका एडवांसमेंट हो सके। फिर देखो गर्ल्स साइड के लिए या फिर बहुत सारे स्कीम्स सरकार के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक तो आप समानता की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ एक वर्ग को कुछ ऐसे प्रावधान दिए जाते हैं, स्पेशल प्रोविजन बनाए जाते हैं, ताकि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनका एडवांसमेंट हो सके और वह सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आ सके। तो यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि आप उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएं। और फंडामेंटल राइट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी है, कुछ पाबंदियां भी हैं। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कह सकते हैं इन करता है, या फिर कुछ ऐसे प्रोविजन जो कि बेटरमेंट, सोसाइटी के लिए बेटरमेंट, या फिर जो वल्नरेबल और वीकर सेक्शन है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया जा रहा है, तो उस वक्त हम फंडामेंटल राइट को नकार भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो क्राइटेरिया है ना, एक भले ही कॉन्फ्लिक्ट, ये कुछ हद तक सही है कि ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष पैदा करता है। देखो आलोचना करने वाले आलोचना करते ही रहते हैं, कितना ही अच्छा नीति बना दो, कितना ही अच्छा पॉलिसी बना दो, कितना ही अच्छा संविधान का निर्माण कर दो, उसमें कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होते ही हैं, कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां होती ही हैं, कुछ ना कुछ खामियां होती ही हैं, और इसको लेकर आलोचना करने वाले लोग आलोचना करते ही हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कुछ आलोचक जो हैं, देखो राजनीति की अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी बैकग्राउंड होती है, ठीक है। हर चीज़ जो है फुलफिल नहीं हो सकता, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते ही हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना कि चंद्रमा इतनी मतलब चमकती है, शाइनिंग है, बट स्टिल समवन फाइंड आउट देयर वर अ ब्लैक स्पॉट इन द मून, they are ignoring the moonlight and looking to find some black spot in the moon। तो यही है कि मतलब आप चंद्रमा को, उसकी जो चांदनी है, जो आभा है, उसको नहीं देख पा रहे हो, बल्कि उनमें कुछ जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन्हें देख रहे हो। तो खैर ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार मिलता है, यही तो लोकतंत्र है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की आलोचनाएं क्या है, आखिर लोग किन किन बिंदुओं पर इनकी आलोचना, कुछ हद तक सही भी है, मैं इसे स्वीकारता हूँ, ठीक है। तो आज तक अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू आर्टिकल, कह सकते हैं कि रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसकी यूटिलिटी के बारे में देखेंगे, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और सो दैट्स ऑल, थैंक यू once again. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.